आनंद टंडन को जोड़ लेते हैं हमारे साथ और उनसे समझ लेते हैं कि क्या किया जाए इस समय। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। एक वन वे रैली मार्केट में एफआई गलत पड़े शॉर्ट साइड पर और अब वो अग्रेसिवली लॉन्ग हो गए हैं। क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? क्या ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी? देखिए, अभी तक पिछले 12-18 महीने में जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, आप जैसे कह रहे हैं कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी ही ड्राइव कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक आई है। तो इस वक्त ये कहना कि सिर्फ लिक्विडिटी है वो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन यहां से आगे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है काफी स्ट्रेस्ड है। अब उम्मीद यही है कि अगले तिमाही में या उसके बाद शायद एफआई का फ्लो ज्यादा आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि अर्निंग्स का जो ग्रोथ है वो काफी थोड़ी सी कम होने की संभावना है, लार्जली बिकॉज मार्जिन जो है वो प्रेशर में आएगा। पिछले साल क्योंकि कमोडिटी के दाम गिर रहे थे तो इसलिए ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन बढ़े हुए नजर आ रहे थे। वो इस साल रिवर्स होने की खूब पूरी संभावना है। वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादातर क्षेत्रों में नहीं है, तो इसके कारण मार्केट अभी फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मार्केट की रुझान एक ही ओर है, तो यहाँ से आप ज्यादा बेच भी नहीं सकते। तो आपको बेसिकली अपना एसेट एलोकेशन ठीक रखना है और थोड़ा क्वालिटी की ओर अग्रसर रहना है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर जो बढ़त हुई है वो छोटी कंपनियों में हुई है। मेरे हिसाब से वो जो आप इंक्रीमेंटली चेंज करते रहे बड़ी कंपनियों की तरफ, अगर फॉरेन मनी के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं तो वो छोटी कंपनियों में नहीं बड़ी कंपनियों में ही आने वाले हैं। ओके, अच्छा। आनंद, इन टर्म्स ऑफ बिग स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक क्या फाइनली, एक जैसे कहते हैं कि एक बॉटम तो बना यहाँ पर, लेकिन क्या फाइनली अभी स्टॉक तैयार है एक तरीके की लीडरशिप लेने के लिए 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद? अनुज, शायद लीडरशिप ना भी ले, लेकिन ये सेक्टर जो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग कह रहे थे कि एफआईआई इसका फेवरेट सेक्टर है। इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, और उस वेटेज में अगर आप देखें तो अगर निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज जो है एचडीएफसी का होगा, उसके बाद एक दो और प्राइवेट सेक्टर बैंक और एसबीआई का हो। तो ये सब शेयर्स जो हैं वैसे भी थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से चीप है। ग्रोथ ठीक ठाक आ रही है, भले एचडीएफसी में थोड़ी सी कम, लेकिन बाकी प्राइवेट बैंक्स में वो भी ठीक आ रही है। एचडीएफसी भी अपने को अपना परफॉर्मेंस करेक्ट कर ही लेगा। जिस तरह से उन्होंने अपना ब्रांच एक्सपेंशन किया है वो ऑटोमेटिकली उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस करने वाला है। और शायद अभी नहीं तो 6 महीने बाद आई थिंक उसका भी आपको मार्जिन में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा एनआईएम से। तो ओवरऑल आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरे हिसाब से ओवरवेट रहने चाहिए इस वक्त। और थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल और डिफेंस में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है, वहां से शायद आप थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं। क्या अब टेलीकॉम की बारी आ गई है अब पोजीशंस और बढ़ाने की? आनंद, वो टैरिफ हाइक तो आ ही गया रिलायंस और भारतीय एयरटेल की तरफ से, अब वोडाफोन आइडिया का इंतजार रहेगा। और आज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं वो रिलायंस में ज्यादा प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया है। भारती पर आपका व्यू क्या है, और साथ ही ऑफ कोर्स रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस पर भी? आपने जैसे कहा टैरिफ हाइक आ गया है, अब ज्यादातर बढ़त टैरिफ की ही आएगी। इंडस्ट्री मैच्योर है। भारतीय जैसी कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 36 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और 1% बढ़त होती है साल की आपकी सब्सक्राइबर्स बेस में, तो आप वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। आप उसमें से आप कितना पैसा कमा सकते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। एक अच्छी बात टेलीकॉम में ये भी है कि उसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद अगर कुछ टैरिफ हाइक आती है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें पूरा प्रभाव करीब करीब नीचे बॉटम लाइन में आ जाता है। तो अगर आप 20% ग्रोथ लें तो आप समझ लीजिए 12 से 15 हजार करोड़ का फायदा एबिटा लेवल पे, और शायद उतना ही थोड़ा सा कम उसका नेट लेवल पे आप समझ सकते हैं भारती को आने वाला है हर साल। तो अगर और उस लेवल पे आप फिर से आप बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 कंपनियों की इंडस्ट्री रह गई है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, और सबका मानना यही है कि यहाँ से और बढ़ना चाहिए आर्थिक। तो अगर आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहेगा, उतने हद तक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सब लेके अगर आप देखें जिस तरह का इन्वेस्टमेंट अब निवेश जैसे जा रहा है, जो बिडिंग हुई है वो आपको 1 साल में ही रिकवरी आ रही है बिडिंग की, जो आपने एयरवेज के लिए किया है भारतीय जैसी कंपनी के लिए। तो यहाँ से आप प्रॉफिट ग्रोथ समझिए, वॉल्यूम जितना टॉप लाइन है उसके हिसाब से बॉटम लाइन ग्रोथ आएगा। इस वक्त सेक्टर जो है पीई के भले हिसाब से एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे ग्रोथ बिना कोई डाउट के आने वाली है, और डेफोर यहाँ पर आपको ओवरवेट ही रहना चाहिए। भारतीय ऑलरेडी काफी
बढ़ा हुआ है, रिलायंस ज्यादा चला नहीं था। सो इसके हिसाब से आई थिंक रिलायंस में काफी सारे ट्रिगर्स हैं इस वक्त। सर कल की घटना पे आई मीन जो अल्ट्राटेक सीमेंट ने वो चंक एक ब्लॉक पिक किया इंडिया सीमेंट्स में, उसको आपने कैसे रीड किया? अब ये फाइनली अगर आप देखें ये पूरा का पूरा चंक लेंगे पूरी कंपनी को, या फिर ये एक सिर्फ ब्लॉक इन्होंने एक चंक ब्लॉक किया है? आपकी सोच क्या है, रीडिंग क्या करिए आपके सर? सीमेंट में अभी तक साउथ में आप मार्जिन बढ़ा नहीं पा रहे थे, और वहां पे आप देखेंगे तो इंडिया सीमेंट का जो रियलाइजेशन है एबिटा पर टन, वो सबसे करीब करीब सारी कंपनियों में सबसे लोएस्ट होगा। जहां तक सीमेंट का सवाल है, ऑब्वियसली सबकी उम्मीद यही है कि वो सबसे बड़े कि वो कंसोलिडेट करें इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री क्योंकि रीजनल है, आपको लोकल लेवल पर कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा। तो अब हालत ये हो गई है कि टॉप 3 प्लेयर्स हर सेक्टर में, हर सेगमेंट ऑफ द मार्केट में, भले वो साउथ, नॉर्थ वेस्ट, जो भी आप एरिया लें, वहां पर टॉप 3 प्लेयर्स अब 70% से ऊपर उनका मार्केट में पोजीशन बन चुकी है। तो वो भी टेलीकॉम जैसी ही संभावना आ रही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि वहां पर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी जो है वो काफी तेज हो रहा है। अब एक ही चीज वहां पर रोकती है, वो है लाइमस्टोन अवेलेबिलिटी। तो इस वक्त मेरी रीडिंग तो यही है कि सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अपना लाइमस्टोन कैपेसिटी को ब्लॉक करने की कोशिश में है, ताकि वो उसको उस बाद में फायदा ले सके। अगले 1-2 साल में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संभावना रहेगी आपको एबिटा बढ़ाने की, लेकिन जैसे जैसे कंसोलिडेशन प्रोग्रेस करेगा, और अगर स्पेशली अगर कंपटीशन कमीशन ने उसको कोई रोका नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सीमेंट के दाम काफी बढ़ सकते हैं। राइट आनंद जी, एक बार होल्ड करिए जरा। एक आपके पास वापस आ रहे हैं 2 मिनट में। कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे कल, एक्चुअली मतलब 1 तारीख से। तो पहले एक बार यतिन के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जून का महीना थोड़ा स्लो रहेगा 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए। सम सुधार आपको दिखेगा आपको ट्रैक्टर सेगमेंट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन क्लियरली शुरू अगर हम करें 4 व्हीलर स्पेस से, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑटो बिक्री में लगभग साल दर साल बेसिस पे 15% तक का उछाल आना चाहिए। और ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो महिंद्रा में आपको ये भी देखने मिल रहा है कि काफ़ी शानदार रही है ग्रोथ एक्सयूवी और दूसरे नए मॉडल्स के चलते। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ लगभग फ्लैट ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। बेस बड़ा है और शायद इसीलिए आपको 1 से 2% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। मारुति सुजुकी अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 6% का डिक्लाइन आपको आता हुआ दिखेगा। जून की सेल्स लगभग 1,61,000 के आसपास आती हुई नजर पड़ेगी 159 के सामने। तो यहाँ साल दर साल बेसिस पे आपको लगभग फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिलेगा। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो आइशर मोटर्स के सीवीज में 6% की ग्रोथ, टाटा मोटर्स की सीवी ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट रहनी चाहिए, और अशोक लेलैंड की जो बिक्री है लगभग 15,700 यूनिट्स की रहनी चाहिए, जो एक साल दर साल बेसिस पे 3% की ग्रोथ दर्शाती है। 2 व्हीलर स्पेस की बात करें तो बजाज ऑटो बिल्कुल फ्लैट नंबर रहेगा। एक्सपोर्ट्स में थोड़ा स्लगिश डिमांड है, उसके चलते ओवरऑल नंबर्स आपको थोड़ा फ्लैट दिखेगा। टीवीएस मोटर्स लगभग 10% की ग्रोथ आपको दिखेगी। स्कूटर सेगमेंट में अच्छी पिकअप है, नए मॉडल्स में अच्छा पिकअप है, तो अच्छी ग्रोथ रहेगी। हालांकि रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही रूरल डिमांड में लैग के चलते यहाँ डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। 12% का डिक्लाइन रॉयल एनफील्ड सेल्स में और 3% का डिक्लाइन हीरो मोटो की सेल्स में। और एम ट्रैक्टर और एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलना चाहिए साल दर साल बेसिस पे। बेस बड़े हैं तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए ट्रैक्टर सेल्स में। ओके, चलिए ये बात होगी ऑटो सेल्स की। यतिन, फटाफट ये बता दीजिए डीलिंग रूम्स में कौन से 2 स्टॉक रेडार पर? 2 स्टॉक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें हेवेल्स, यहाँ एसटीबीटी के डीलर सलाह दे रहे हैं। एफआई डेस्क पे एक बड़े ब्लॉक डील की बात हो रही है, जिसके चलते मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और डीलर्स की अगर आप बात करें तो लोअर साइड पे 1790-1800 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं ब्लॉक डील के चलते। तो थोड़ा बहुत यहाँ स्पेकुलेशन इसको लेके चल रहा है। और टीसीएस अगले हफ्ते आईटी स्टॉक्स का होना चाहिए, ऐसा डीलर्स का मानना है। टीसीएस पे पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं डोमेस्टिक फंड्स। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिजल्ट्स के पहले डीलर्स को लगता है कि 4000 से लेकर 4050 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, 4000 से 4050 रिजल्ट से पहले पॉसिबल है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद, मैं थोड़ा आपको होल्ड किया इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे, अब इस समय लार्ज कैप आईटी में खासतौर से टीसीएस जैसे स्टॉक के साथ क्या किया जाए? पोजीशनिंग कम है, ज्यादातर लोगों के पास बहुत ज्यादा आईटी है नहीं।
तो इसीलिए शायद यहाँ से आपको थोड़ी सी उछाल मिल सकता है, लेकिन बिजनेस अभी भी काफी मंदी में है। ग्रोथ का कोई बहुत ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है नियर टर्म। और वैल्यूएशंस जो हैं वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे पुरानी ग्रोथ आती थी वैसे ही बरकरार रहेगी। तो अगर आपका अर्ली टीन्स मैक्सिमम ग्रोथ आपको दिख रही है और 28-29 टाइम पीई है, तो कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे या खुश होने की बात मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज्यादातर फंड्स जो हैं या पूरी पोर्टफोलियो जो है अंडरवेट है इस वक्त, इसलिए गिरावट की भी संभावना कम ही रही। एक आखिरी सवाल, ऑटोज में कोई प्रेफर्ड पिक इस समय इन लेवल्स पर? देखिए, ज्यादा चेंज करके कोई फायदा नहीं होता है पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से इन्फोसिस जैसी कंपनी को अगर आप लेके रखें, अगर आपको आईटी का स्टॉक रखना ही है, लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ नेक्स्ट लेवल की कंपनियां जो हैं वो शायद आपको बड़ी बेटर ग्रोथ दिखा रही होंगी। लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें तो ज्यादातर बहुत एक्सपेंसिव है। आप कोई भी इंटरनेशनल कंपैरिजन से करके देखिए, ग्रोथ रेट वहां पे आपको ज्यादा दिखेगी और यहाँ पे इंडिया में कम, और वैल्यूएशंस वहां पे कम दिखेंगे और यहाँ पे ज्यादा है। आईटी जनरली क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, बिजनेस है, मेरे हिसाब से इंडिया से कंपेयर करना ही मुनासिब नहीं है। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।